का बेड़ा तो गर्क हुआ ही था, हमारे प्यारे ग्राउंड तो हुए ही थे, पायलट तो हमारे दुनिया में रुसवा हुए ही थे। एक और मुबारकबाद के मुस्तहिक हो गए कि आज पाकिस्तान का तैयारा रोक लिया गया क्योंकि हमने उसकी किस्त अदा नहीं की थी। और यह भी यकीनन किसी माजी की हुकूमत का कसूर होगा, यकीनन उनका कसूर तो नहीं है, ये किसी माजी की हुकूमत की वजह से ऐसा हो गया है। इसी तरह ब्रॉडशीट पे भी मैं आज उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि माजी की हुकूमतों की बड़ी शाहकारियां थी, उनकी वजह से आज शहजाद अकबर साहब का नाम भी उसमें आने लग गया है। आज उसमें बहुत सारे और नाम भी आने लगे हैं और हम कह रहे हैं कि उसका मतन पूरा जो फैसला है वो हमें दे दे। तो ये भी खान साहब की हुकूमत को एक मुबारकबादी देनी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए कौम को कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनके यू टर्न में और इजाफा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज में वो तो हम 19 को करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके समरात और असरात ये हुए कि इलेक्शन कमीशन ने भी उस फाइल को, उस फॉरेन फंडिंग केस को किसी अपने तय खाने से निकाल के उसकी झाड़ फटक की है, तो इकबाल जुर्म हो गया। अब देखना यह है कि उसको इलेक्शन कमीशन किस तरह इंटरप्रेट करता है। और एक और मुबारकबाद भी खान साहब को देनी है, शाबाशी देनी है कि उन्होंने कौम का एक और चाव पूरा कर दिया। 1 जनवरी को उन्होंने तेल के रेट बढ़ाए थे, आज फिर बढ़ा दिए। तेल के रेट बढ़ा दिए हैं, गैस के रेट बढ़ा दिए हैं, बिजली के रेट बढ़ाने जा रहे हैं, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं। और ये हम नहीं कह रहे, इस मुबारकबाद में हमारा कोई रोल नहीं है, बल्कि उनके अपने जो इदारे जो आदादो शुमार दे रहे हैं उनके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में और तंगी और तुर्शी पैदा कर दी है और जहर भर दिया है और अभी और भरते जा रहे हैं, उसमें कोई कमी लाने को तैयार नहीं है। और वो कह रहे हैं कि हमने इकोनॉमी को दुरुस्त करना है, हमने बेहतर फैसले करने हैं। बहुत दफा कहा कि खान साहब आपको ये समझ नहीं आ सकेगी, इसलिए कि बाबुओं के काबू में रह के या बाबुओं के कहने मान के या सिर्फ आप फॉरेन जो मल्टीनेशनल्स हैं उनके कहने पे चल के अगर आप चाहें कि पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ दे सके तो ये नहीं मिला करता। ये कहानियां बहुत हो गई, लेकिन फिर भी ये चंद मुबारकबादियां थी जो बहुत देनी थी। एक और आखिरी गुजारिश ये भी करनी थी कि खान साहब को ये भी एक मुबारक हो कि उन्होंने पाकिस्तान की बरामदात बहुत बढ़ा दी और पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक हो गया है। हालांकि उसकी वजह जो है वो ये है कि कोरोना की वजह से हमारे को 10,000 कंटेनर्स अराउंड कोई इस तरह के फिगर कंटेनर्स रुके हुए थे। वो जब मार्केट में पहुंच गए, वर्ल्ड मार्केट्स में थोड़ी सी आसानी से रसाई हुई, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ। बहरहाल उसमें भी उनका मुबारकबाद देनी चाहिए कि उनका एक और कारहाय नुमाया है। हालांकि वो कोरोना की वजह से हुआ, लेकिन इसमें भी वो अपना लफ्ज़ गोई से बाज नहीं आए। मैं समझता हूँ कौम के सामने उनकी शक्ल तो वाज़ेह हो गई, अब उन पर हम तनकीद क्या करें, अब उनको शाबाश देनी चाहिए कि वेरी गुड। सो मैं आज उनको शाबाशियों पे ही अपनी बात रखता हूँ। आपको कोई सवाल है तो सब ये बताइएगा कि 19 को बिलावल भुट्टो इलेक्शन कमीशन के सामने जो एहतजाज हो रहा है उसमें शिरकत करेंगे? अब मेरे इल्म में नहीं है, लिहाजा मैं कुछ सर्टेनली बात नहीं कर सकता। हो सकता है वो, अगर वो हुए तो वेरी गुड, नहीं तो हमारी सीनियर क़यादत सारी वहाँ होगी इंशाल्लाह। सर ये बता दीजिएगा कि पीडीएम का हमेशा से ये स्टांस रहा कि ये जाली पार्लियामेंट है, जाली हुकूमत है, वोट चोरी हुआ है। दूसरे एंड के ऊपर पीडीएम जो है वो मुतफिका तौर पर कुछ आरा भी रखती थी। अब हम जब ज़िमनी इलेक्शन में देखते हैं तो पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट्स लेके आ रही है, नून लीग अपने कैंडिडेट्स लेके आ रही है, मौलाना कहीं नज़र नहीं आ रहे। हाँ, मौलाना केपीके में तो इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या ये तफरीक नज़र नहीं आ रही पीडीएम की जमातों के दरमियान? जो पीडीएम एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठी हुई थी, क्या वो टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा? नहीं, इस नुक्ते पर तो सारे लोग इकट्ठे हैं ना जी। जब बाय इलेक्शंस का फैसला हुआ तो हमने पिछली लाहौर मीटिंग में, पीडीएम की मीटिंग में इसका फैसला किया था। इससे पहली जो मीटिंग थी 8 दिसंबर की, उस मीटिंग में इस पे डिस्कशन हुई थी
اور ہم نے کہا تھا کہ اس پہ ٹیکنیکل آراء لینی چاہیے کہ کیا ہم سینٹ کا الیکشن روک سکتے ہیں, ہمارے استعفے فوری طور پہ سینٹ کے الیکشن کو متاثر کر سکتے ہیں. تو اس پہ ٹیکنیکل آراء لی گئی, ہم نے اس کی وضاحت کی ہے باقاعدہ میڈیا میں بھی کی, اور پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی رائے بھی رکھی, پولیٹیکل اس کے اینگل بھی رکھے, اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ بائی الیکشن میں حصہ لے کے اس گورنمنٹ کو ہم اور ایکسپوز کریں, اور جب متفقہ استعفوں کا وقت آئے گا تو پھر یہ استعفے اس کے ساتھ دیں گے, لیکن سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا, کیونکہ ہم سینٹ ان کو واقف نہیں دینا چاہتے. متفقہ کینڈیڈیٹس کیوں نہیں لائے گا, مطلب جب ایک نقطے پہ ہے تو متفقہ کینڈیڈیٹس. ہاں یہ دیکھنا کوئی الیکٹورل الائنس تو ہمارا ہے نہیں, یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کا ایشو ہے, ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ راضی ہو جائیں, لیکن ہم نے کسی الیکٹورل الائنس کا ذکر تو ابھی تک نہیں کیا نا. چکارا صاحب آپ سنا آپ کی پارٹی کے الیکشن ہو گئے اور وہ بھی چپکے سے. دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو سینٹرل ایگزیکٹو سے راہ لی جاتی ہیں, اور وہ ہماری فیڈرل پارٹی کے کچھ سیکٹر میں تبدیلیاں ہوئی, جن لوگوں کا خواہش تھی یا جو لوگوں کے جو ہمارے ممبرز ہیں اس کے فیصلہ کرنے والے, ان کی آراء کے مطابق, تو وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی. پارٹیوں میں الیکشن جینوئن بھی ہو سکتے ہیں, کوئی پیپلز پارٹی میں کوئی اس طرح کی ہے پارٹی الیکشن ہے وہ جینوئنلی کوئی. صاحب ایک تو یہ بات درست ہے کہ پارٹی کے اندر الیکشن ہونی چاہیے, یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری فضا وہ نہیں ہے جس طرح یورپ اور امریکہ میں ہے. ویسے تو امریکہ میں بھی آج کل بربادی اتری ہوئی ہے, وہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کی مثالیں دے کے بات کرتے ہیں. تو ذرا یہ ہمیں خیال کرنا پڑے گا کہ جہاں پہ انسٹیٹیوشن تگڑے ہو گئے ہیں, مضبوط ہو گئے ہیں, جڑیں پکڑ گئے ہیں, وہاں افراد پیچھے رہ گئے ہیں, ادارے تگڑے ہو گئے, روایتیں تگڑی ہو گئی ہیں. پاکستان میں کیونکہ ہم نے ان اداروں کو, سیاسی جماعتوں کو مستحکم ہونے نہیں دیا. بار بار وہ نواب نصر اللہ خان صاحب کا بڑا مشہور قول ہے نا, کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ نواب صاحب یہ ہمارے ملک میں جمہوریت جڑ کیوں نہیں پکڑتی, تو انہوں نے کہا تھا کہ جڑ کیسے پکڑے, جس پودے کو ہر ہفتے بعد آپ اٹھا کے اکھاڑ کے دیکھیں کہ جڑ پکڑی ہے کہ نہیں, پھر لگا دیں, پھر نکال کے دیکھیں, تو جڑ نہیں پکڑ سکتا. اسی طرح ہماری ملک کی جمہوریت کو بھی چلنے نہیں دیے گا. یہی ہمارا مطالبہ ہے اور دنیا کا یہی اسلوب ہے, اس کے مطابق ہی ہم چل سکتے ہیں. تیسری گزارش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر باقی الیکشنز پہ تو لوگوں کا اعتبار بننے دیجئے, جنرل الیکشن تو ٹھیک ہونے دیجئے, یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ, ہونے چاہیے. ظاہر صاحب جو 7 ارب روپے براڈ شیٹ کمپنی کے کو دیے گئے ہیں وہ پاکستانی قوم کا پیسہ ہے. خان صاحب کہا کرتے تھے یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے, تو یہ جو پیسہ دیا گیا آخر اس کا کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا. 1 روپیہ خزانے میں نہیں آیا, الٹا خزانے سے ہی گیا, کیا کہیں گے؟ یہ مس مینجمنٹ کی ایک اعلیٰ مثال ہو سکتی ہے نا. اس کو بھی یہ کہنا کہ جی ماضی میں ایسا ہو گیا تھا, فلاں دور میں ایسا ہو گیا تھا. اگر کیس چل رہا تھا تو ماضی کی حکومتیں کیس لڑتی رہی, آج آپ کی حکومت تھی, اس کیس کے اندر آپ کو بہتر پلیڈ کرنا تھا. اگر ماضی میں کوئی کمزور وکیل یا کمزور مقدمہ لڑا گیا تو آپ تو 2.5 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کی کریکشن کر لیتے. یا یہ بتائیے قوم کو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے. یہ بتا دیجیے گا کہ گزشتہ دنوں DGISPR نے جو ہے وہ کھلی دعوت دے دی PDM کو کہ وہ آئیں, ہم انہیں چائے پلائیں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک ادارہ ہے, یہ ایک سیاسی الحاق کو کیسے دعوت دے سکتے ہیں, کس کیپیسٹی میں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس ویزے کا بھی کیا بہتر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم اداروں کو میڈیا کے ذریعے انگیج نہیں کرنا چاہتے. پیپلز پارٹی ویسے تو ہمیشہ مار کھاتی رہی ہے, معطوب رہی ہے, ہمارے اوپر یہ سارے مظالم ہیں تاریخ کے, لیکن یہ بھی تاریخ ہے ہماری کہ جب جب ہمیں موقع ملا ہے ہم نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا. ہمیں اپنے اداروں سے پیار ہے, ہمیں اپنی ایجنسیز کے ساتھ بڑا, ہم چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کی بہترین ایجنسیز اور بہترین ادارے بنے. ہمیں ان کے ایک رول سے اختلاف ہے جو پہلے دن سے تھا, آج بھی ہے, اور اس لیے ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا. ہم نے بھی 70-72 سال میں بہت سارے تجربے کر لیے, مارشل لا لگا کے دیکھ لیے, کنٹرول ڈیموکریسی چلا کے دیکھ لی, وزیر اعظم امپورٹ کر کے دیکھ لیے, حکومتیں بنا کے گرا کے, جماعتیں بنا کے گرا کے. اب یہ تجربوں سے سیکھ لینا چاہیے اور دنیا کے تجربے کے مطابق ہمیں ڈیموکریٹک نارمز پہ رہنا چاہیے. یہی ہمارا مطالبہ ہے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ان پہ سوال ہوا تو انہوں نے اس کے جواب میں یہی کہا, مناسب بھی یہی تھا. یہ ان کے اپنے شاید جو گفتگو تھی اس کا حصہ نہیں تھا, لیکن سوال کا جواب تو بہرحال دینا ہوتا ہے.
तो उन्होंने मुनासिब तरीके से उस सवाल को ट्विस्ट कर दिया। यही शायद वक्त का तकाजा भी था। और मैं ये भी गुजारिश करूं कि ये जो इशारा है ना कि पिंडी इस्लामाबाद का, हमें सिर्फ इस इशू से कि हमारे इदारों का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी फरमाया कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते, हमें ना घसीटे। तो मैंने उस पर बार बार यही कहा है कि माजी तो ऐसा नहीं है, ना माजी करीब है, ना हाल है, ना माजी करीब है, ना माजी बईद है। वहां तो हम ये नहीं कह सकते कि मुदाखलत नहीं है, लेकिन अगर आज से ऑनवर्ड भी हम इस पर सबक सीख कर अमल दरामद करें तो ये बहुत आला बात है, ये पाकिस्तान के मफाद का इशू है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। खैर साहब, आपके दोस्त जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, तहरीक इंसाफ छोड़कर चले गए, तो हजारे के इशू पर उन्होंने जो है इस्तीफा दिया, क्या आपके पास दोबारा उनकी वापसी के इम्कान हैं? देखिए, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, ये बात उनसे पूछिए। मेरा ख्याल है उनसे मुतल्लिका सवाल है, वही जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपसे कोई राब्ता है? नहीं, मेरे साथ और मेरे इल्म के मुताबिक हमारी जमात के साथ कोई राब्ता ऐसा नहीं है। ये इस्तीफा पहला नहीं है, इससे कबल भी इस्तीफे आ चुके हैं। आप क्या समझते हैं हुकूमत में कोई जो भुगती गुजरा है या जो मामनीन है उनमें कोई चक्कर चल रहा है, क्या है? वो भी समझ रहे हैं कि हुकूमत काम होगी। वैसे तो कहते हैं ना, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, तो ऐसा है। ऐसा ये बताइएगा कि गवर्नमेंट कोयटा के मामले पर मतलब क्या इनकी मैनेजमेंट जो है वो उसमें कहाँ पे फॉल्ट था, आप क्या समझते हैं? यू हैड बीन पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन जब आप पहले एक मसला जो है वो हुआ था और आप देखिए, गुजारिश है, वहाँ 2 दफा हमारे गवर्नमेंट में इत्तेफाक से, उस वक्त दहशतगर्दी बहुत ज्यादा थी। उस वक्त तो हमारा GHQ भी, हमारे थाने भी, हमारे वजीर आजम हाउस भी हर जगह अंडर अटैक थी। कोई हमारे ना इमाम बारगाह महफूज थी, ना हमारी मसाजिद महफूज थी, ना हमारे जनाजे महफूज थे। वो तो बड़ा मुश्किल वक्त था और पाकिस्तान श्रिंक हो रहा था, दहशतगर्दी फैल रही थी। उस दौर में भी 2 वाक़यात हुए हमारे दौर में। एक में वज़ीर आज़म साहब का मुतालबा हुआ, वो गए। दूसरे में उनके साथ भी मैं इत्तेफाक से साथ था। और दूसरे में मैं गया गवर्नर साहब को साथ लेके उनके पास, और दोनों दफा हज़ारा बरादरी ने अपना दुखड़ा, अपना तकलीफ, अपने साथ होने वाले मज़ालिम हमारे सामने बयान किए, और जो उनके जायज़ मुतालबात थे वो हमने माने। अब वो जो बंदा दुखा होता है, जिसके यहाँ नुकसान हुआ है और वो भी जानों का और तसलसल से हुआ है, वो बेचारा आओ बकाई कर सकता है ना। उन्होंने कोई सड़कें नहीं ब्लॉक की, उन्होंने कोई गाड़ियां नहीं तोड़ी, उन्होंने कोई आग नहीं लगाई, वो अपनी मैयतें रख के बैठ गए। और ये भी एहतजाज का एक बड़ा ढाढ़ा रंग है। वज़ीर आज़म ने उनके साथ जिद करके और उनको ये लफ्ज़ कह के कि मुझे ब्लैकमेल न करें, ये उनकी तौहीन की है। हमें इस पर अफसोस है, हम इसको कंडेम करते हैं इस लफ्ज़ को। वज़ीर आज़म तो कौम का बाप की तरह रोल होता है ना, उसका तो बड़ा होता है और वसूल ये होता है। वैसे तो दुनिया में जहाँ जहाँ इस तरह के कोई वाक़यात दुनिया में कहीं हो, जहाँ एस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज या इदारे हो, वहाँ तो इदारे खुद हरकत में आते हैं और लोग इदारों से तवक्को करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई एक्सेप्शनल बात हो जाती है तो सारी दुनिया में सरबराहान जो है वो वाक़े पे जाते हैं, मौके पे जाते हैं। मौके पे जाके कोई लोग वापस नहीं आ जाते, लेकिन मौके पे जाने से आप लोगों के दुखों का मदावा करते हैं, उनके गम में शामिल होते हैं और उस वाक़े की तरफ रियासत की पूरी जो है मशीनरी को ज़्यादा तवज्जो करती है। हमारे जैसे मुल्कों के अंदर और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में यहाँ सरकारी मशीनरी को हिलाने के लिए खासा तारक और डंडा चलाना पड़ता है। तो ये अगर वज़ीर आज़म वहाँ जल्दी चले जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर सके और ये उनका कोई पहला नहीं है, अनोखे लाडले ऐसा करते रहते हैं। सब गुज़िश्ता दिनों में जो है वो मियां नवाज शरीफ के आने के साथ इस्तीफों की शर्त पीपल्स पार्टी की जानिब से मजबूर किए जाने वाले मामले पर आपके क्या कमेंट? जी, इसकी वजाहत हमने कर दी थी कि इस तरह का कोई जिक्र हमारी मीटिंग में नहीं हुआ था। ये बेपर की बात थी और ये आपके जो दोस्त हैं ना जी, जो मखसूस खबरें चलाते हैं और मखसूस जगह से लेके चलाते हैं, ये उनके को मखसूस सोर्सेज हैं जिनसे ये खबर आई थी। वरना वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है, इसका कोई जिक्र नहीं। ऐसा कोई दिल्ली का भी कोई चल रही है कोई बातचीत? देखिए, हम PDM में ये बात बहरहाल है, हमने जो एलामिया साइन किया हुआ है उसमें ये बात शामिल है कि हम इन हाउस तब्दीली की कोशिश भी करेंगे, हम अदम एतमाद की कोशिश भी करेंगे, हम अदालतों में भी केस लेके जाएंगे। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब।